हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन वाला चैप्टर चल रहा था। आज हम बात करेंगे कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्ट्रिंग्स एंड पुलीज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी सारे सवाल हैं और बहुत इजी है। कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्ट्रिंग्स एंड पुलीज। देखिए, कंस्ट्रेंट्स ऑफ स्ट्रिंग्स एंड पुलीज जो है ना, एक्चुअल में ये पता है क्या है, ये कंसेप्ट हम काम में लेंगे कॉम्प्लेक्स सिस्टम को सॉल्व करने के लिए। बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जिसमें काफ़ी सारी पुलीज लगी हुई हों, रस्सियाँ लगी हुई हों, काफ़ी सारे ब्लॉक्स लगे हुए हों, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम आज उस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस कंसेप्ट के दो रूल हैं और दोनों रूल एक्चुअल में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। यानी ऐसा नहीं है कि कोई रूल एक दूसरे के अगेंस्ट है या डिफरेंट है, नहीं, दोनों सेम ही है लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री है। मैं बता रहा हूँ कैसे। पहला रूल है लेंथ ऑफ एनी आइडियल स्ट्रिंग, एनी आइडियल स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ एनी आइडियल स्ट्रिंग नेवर चेंजेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो आइडियल स्ट्रिंग होती है, रस्सी होती है, उसकी लेंथ कभी चेंज नहीं होती है। लेंथ उतनी ही रहती है जितनी वो है। नंबर टू है टोटल वर्क डन बाई वर्चुअल फोर्सेज, और वर्चुअल वर्क्स और सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स। एक ही बात है, सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स। थोड़ा सा इस बात को समझिए, ये वर्चुअल वर्क क्या होते हैं। टोटल वर्क डन बाई वर्चुअल फोर्सेस और सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स इज ऑलवेज जीरो, है ना। टोटल वर्क डन बाई वर्चुअल फोर्सेज और सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स बी ऑलवेज जीरो, वर्चुअल वर्क्स बी ऑलवेज जीरो, हमेशा जीरो होंगे। आप इसका मतलब समझिए। सबसे पहली बात तो वर्चुअल फोर्सेज क्या होते हैं ये बता दूं मैं आपको। एक्चुअली में वर्चुअल फोर्सेज जो होते हैं ना, इंटरनल फोर्सेज, ऑल इंटरनल फोर्सेज, और कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर वर्चुअल फोर्सेज and work done by all virtual forces, work done by all virtual forces if summed, then it will be zero। देखिए, एक सिस्टम में बहुत सारे वर्चुअल फोर्सेज हो सकते हैं। जितनी भी रस्सियां हैं, सबके जो टेंशन्स हैं वो सब वर्चुअल फोर्सेज हैं। जितने भी कॉन्टैक्ट फोर्स हैं वो सब वर्चुअल फोर्सेज हैं। आपको सारे वर्चुअल फोर्सेज का सम करना है, सिंगल का, या किसी को छोड़ करके नहीं करना, फिर नहीं होगा जीरो। तो आप थोड़ा सा स्टेटमेंट के जो है ना कंसेप्ट को पकड़ने की कोशिश करें। टोटल वर्क डन बाई ऑल वर्चुअल फोर्सेज और सम ऑफ वर्चुअल वर्क्स बी ऑलवेज जीरो, है ना। तो ये होते क्या हैं ये देख लो आप। ऑल इंटरनल फोर्सेज और कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर वर्चुअल फोर्सेज एंड वर्क डन बाई ऑल वर्चुअल फोर्सेज इफ समड देन इट विल बी जीरो। तो देखिए, अब दोनों रूल्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये एक्चुअल में है क्या। सबसे पहला वाला रूल जो है ना, लेंथ ऑफ एन आइडियल स्ट्रिंग। चलो एक मिनट इसको लो की बात कर लेते हैं अपन। पहले मैं ये वर्चुअल फोर्सेज के बारे में बात कर लूँ, वर्चुअल वर्क्स के बारे में बात कर लूँ। देखो, ऐसा है कि इन जनरल इन ऑल सिस्टम्स all tensions in strings are always two directional. All contact forces are also two directional.
ऑल्सो टू डायरेक्शनल। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने आज तक ऐसी रस्सी नहीं देखी जिस पर केवल एक डायरेक्शन में टेंशन लगे। टेंशन हमेशा टू डायरेक्शनल होता है। तो और टू डायरेक्शनल इक्वल अपोजिट होती हैं। तो इसलिए क्या होता है, दैट्स वाई सम ऑफ द वर्क्स डन बाई these internal forces be always zero। क्योंकि एक पॉजिटिव है तो एक दूसरा नेगेटिव है। एक का अगर पॉजिटिव वर्क आएगा दूसरे का उतना ही नेगेटिव आएगा, तो टोटल कितना आएगा, जीरो आएगा, है ना। तो ये इसका नियम है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि सिग्मा टी वेक्टर डॉट एस वेक्टर, टी को हम कहते हैं टेंशंस और एस को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डेफिनेशन होती है वर्क की सिंपल डेफिनेशन होती है, इसको आप हमेशा याद रखिए, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। ये डॉट प्रोडक्ट है बेटा, डॉट प्रोडक्ट है, ये हमेशा ही जीरो आएगा, इसको आप अगर थोड़ा डिटेल में लिखें तो आप लिखेंगे इसको समेशन ऑफ टी एस कॉस थीटा इट इज इक्वल टू जीरो। सबका सम करेंगे तो ये जीरो ही आएगा। अब देखो आप इसी इक्वेशन को कितने तरह से लिख सकते हैं। आपने इक्वेशन क्या लिखी है, फंडामेंटल इक्वेशन ये है, ऑल टी वेक्टर डॉट ऑल एस वेक्टर सम जीरो आएगा। अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करें तो टी वेक्टर का तो डिफरेंशियल होगा नहीं, क्योंकि टी वेक्टर जो है ना ये आपका फिक्स है। एस वेक्टर का डिफरेंशियल करेंगे तो ये वी वेक्टर आएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। और सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये भी जीरो आएगा। देखो कुछ नहीं किया है हमने एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये वर्क की डेफिनेशन है। एफ की जगह हमने टी लिख दिया और सिग्मा हमने लिख दिया ये, और यहाँ पर अब डिफ्रेंशिएट करके एस का डिफ्रेंशिएशन वी होता है, वी का डिफ्रेंशिएशन ए होता है टाइम के रेस्पेक्ट में। आप एक बार ये सारी बातें पढ़िए, फिर इनके एप्लीकेशंस पर बात करेंगे। जब अभी मैं लेता हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे हम अभी, तो आपको वो सारे समझ में आएंगे। तो देखिए सबसे पहला रूल है, लेंथ ऑफ एनी आइडियल स्ट्रिंग नेवर चेंजेस। किसी भी रस्सी की लंबाई बदलती नहीं है, जितनी लंबी रस्सी है उतनी लंबी रहेगी। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कहा, टोटल वर्क डन बाई ऑल वर्चुअल फोर्सेज। वर्चुअल फोर्सेज क्या हैं, वर्चुअल फोर्सेज इंटरनल फोर्सेज हैं। सारी रस्सियों के टेंशन, सारे कॉन्टैक्ट फोर्सेज, इनको वर्चुअल फोर्स कहते हैं। और इनका जो वर्क होता है, सम ऑफ ऑल वर्चुअल वर्क्स बी ऑलवेज जीरो, सबका जीरो आएगा टोटल। तो वर्चुअल फोर्सेज, ऑल इंटरनल फोर्सेज और कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर वर्चुअल फोर्सेज, एंड वर्क डन बाई ऑल वर्चुअल फोर्सेज इफ सम्ड देन इट विल बी जीरो। इन जनरल इन ऑल systems all tensions in strings are always two directional। बिल्कुल जी, बिल्कुल। आपकी जो रस्सियाँ होती हैं, रस्सियों में जो टेंशन होते हैं वो हमेशा टू डायरेक्शनल होते हैं, कभी भी सिंगल डायरेक्शनल नहीं होते हैं। ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेज आर ऑल्सो टू डायरेक्शनल, बिल्कुल। दैट्स वाई सम ऑफ दी वर्क डन बाई दीज इंटरनल फोर्सेज बी ऑलवेज जीरो, हमेशा ही जीरो होंगे। वर्क का फंडामेंटल डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क होता है बेटा। फोर्स डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर, डॉट प्रोडक्ट का मतलब एफ एस कॉस थीटा, थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस। तो देखिए हमने यहाँ पर पहला जो इक्वेशन लिखा है वो लिखा है समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट एस वेक्टर इज जीरो, टी एस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। ये जो समेशन ऑफ टी एस इक्वल टू जीरो लिखा है मैंने, तो इसको डिफरेंशिएट किया टाइम के रेस्पेक्ट में। एस को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी आता है ना, तो इसका मतलब टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर जीरो आएगा, टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर जीरो आएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैप्टर के अंदर, पूरे इस चैप्टर में कम से कम 100 सवाल ऐसे मिल जाएंगे आपको, जिसको हम बस इन तीनों इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ये 3 इक्वेशंस काफ़ी होंगे उन सवालों को करने के लिए। और ये आपका पहला रूल, ये आपका दूसरा रूल और ये आपका तीसरा रूल, सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे, कोई सवाल बचने वाला नहीं है।
बस इन 3 से सारे सवाल सॉल्व हो जाएंगे। आपको पहले वाला रूल याद रखने की जरूरत ही नहीं है। पहला वाला रूल कौन सा था? लेंथ ऑफ एनी आइडियल स्ट्रिंग नेवर चेंजेज। ये रूल याद रखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड वाले से सारे सवाल हो जाएंगे। अब आप कहेंगे सर पहला रूल तो देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, लेंथ ऑफ एनी आइडियल स्ट्रिंग नेवर चेंजेज। हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन जब करोगे ना तो पता लगेगा कि वो अच्छा नहीं है, दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा है। जब आप सवालों को सॉल्व करेंगे तो स्टेप्स उसके अंदर, अगर वो सवाल 10 स्टेप में होगा तो इसमें 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब सेकंड रूल बेटर है, और ये रूल आप हमेशा अप्लाई करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं दोनों रूल्स पढ़ाऊंगा अच्छी तरह से। चलिए हम आते हैं पहले रूल पर। तो हमारा जो पहला रूल है उसकी एप्लीकेशन पर आते हैं। लेंथ किसी भी स्ट्रिंग की चेंज नहीं होगी, ये हमारा पहला रूल है। मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसको। तो देखिए ये मैंने कुछ डायग्राम बना के रख रखे हैं आपके लिए। ये रस्सी है बेटा एक, और इस रस्सी का एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है। इसको मैं थोड़े अलग कलर से बना देता हूँ। देखो इस रस्सी का एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट ए है। अगर इस ए पॉइंट की वेलोसिटी वी ए है और बी पॉइंट की वेलोसिटी वी बी है, तो देखिए क्या घटना घटित होगी। अगर ये वी ए की स्पीड, ए की स्पीड बी की स्पीड से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अगर पॉइंट ए की स्पीड बी की स्पीड से थोड़ा ज़्यादा हो जाए, यानी कि बी स्लो होवे और ए तेज होवे, तो क्या होगा? रस्सी टूट जाएगी। रस्सी टूट जाएगी अगर बी स्लो चलता है और ए फास्ट चलता है। तो अच्छा, अगर ए स्लो चले बी फास्ट चले तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी, स्लैकनिंग हो जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों को बराबर बराबर चलना चाहिए, वी ए बराबर वी बी। ये रूल है, ये रूल है। कभी भी ये दोनों अलग अलग वेलोसिटी से नहीं चल सकते। तो देखिए 2 बातें मैं यहाँ कर देना चाहता हूँ। पहली बात, अगर वी ए ग्रेटर देन वी बी है तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग ब्रेक्स, टूट जाएगी। और अगर वी ए लेस देन वी बी है तो स्ट्रिंग स्लैक्स, स्लैक्स मतलब ढीली पड़ जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी। ए स्लो चल रहा है, बी फास्ट चल रहा है, तो स्ट्रिंग इकट्ठी हो जाएगी, रस्सी इकट्ठी हो जाएगी, है ना। हाँ, बराबर बराबर चलेंगे तो फिर वो टॉट रहेगी, है ना। तो स्ट्रिंग विल रिमेन टॉट इफ दे आर मूविंग विथ इक्वल वेलोसिटी। ये लो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ पहले वाले केस के लिए। पहले वाले केस के लिए आप भी लिख लीजिए, स्ट्रिंग विल रिमेन टॉट, स्ट्रिंग विल रिमेन टॉट if string will remain taut if VA equal to VB, दोनों सेम स्पीड से चले, है ना। कोई भी कम ज़्यादा हुआ तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी? फिर लूज हो जाएगी या फिर टूट जाएगी, दोनों में एक बात हो जाएगी, राइट। चलिए अब हम इस तीसरे वाले केस को देखते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मान लीजिए ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट ए है ना। बेटे किसी टाइम पर ए ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में वी ए वेलोसिटी से, और बी ऐसे चल रहा है, मान लो ऐसा हो गया, तो क्या करेंगे? अब बताओ हम क्या करेंगे। इस बी के 2 कंपोनेंट लेंगे। एक कंपोनेंट मैं लूंगा वी बी कॉस एल्फा और एक कंपोनेंट लूंगा मैं वी बी साइन एल्फा, राइट। अब मैं ये कहूंगा कि दिस वी बी साइन एल्फा विल अफेक्ट नो वे द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। वी बी साइन एल्फा जो है इसका इस स्ट्रिंग की लंबाई के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर तो उसका लंबाई से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप चाहते हैं स्ट्रिंग टूटे ना, ढीली ना पड़े, स्लैकनिंग ना हो, किसी तरह का इसमें मतलब कि ढीलापन ना आवे और टूटे भी ना, तो फिर अब आप इसको बराबर बराबर कर दीजिए। देखो कितना आसान काम है, लग रहा है? ओके। ये जो सारी बातें हैं उसमें आप ये भी लिख सकते हैं चाहें तो कि जो है ना एक्सीलरेशन ऑफ ए इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑफ बी, ये भी लिख सकते हैं आप। हाँ जी, क्योंकि वेलोसिटी आपको सेम रखना है तो एक्सीलरेशन भी आप सेम रखिए, तो यहाँ पर आपकी एक्सीलरेशन भी सेम आएगी अगर हो तो, है ना। हाँ, यही चीज़ कि अगर आपकी एक्सीलरेशन ए की ज़्यादा है बी की,
तो वैसे तो ये चीज़ वेलोसिटी से ही डिसाइड की जानी चाहिए, एक्सीलरेशन से डिसाइड नहीं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वेलोसिटी जो होगी ना आपकी, उसी से पता लगेगा कि कौन तेज चल रहा है, कौन फास्ट चल रहा है। ध्यान दीजिए, एक्सीलरेशन इज नॉट मेजरमेंट ऑफ मोशन। क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। एक्सीलरेशन इज नॉट मेजरमेंट ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन इज एक्चुअली नॉट द मेजरमेंट ऑफ मोशन। फिर मेजरमेंट ऑफ मोशन क्या है, वेलोसिटी है। देखो मैं बताता हूँ आपको, एक ट्रेन जो है जब रेलवे स्टेशन पर खड़ी होती है और जब चलना शुरू करती है, उस समय उसकी एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा होती है, ट्रेन की, बस की भी, कार की भी। जब चलना शुरू करती है उस समय एक्सीलरेशन सबसे ज़्यादा होता है। हाँ जी, और जब ट्रेन जो है वो जब चल रही होती है एकदम फास्ट स्पीड से, 140 की स्पीड से चल रही होती है, उस समय उसकी एक्सीलरेशन 0 होती है। तो एक्सीलरेशन इज नॉट मेजरमेंट ऑफ मोशन, मेजरमेंट ऑफ मोशन केवल वेलोसिटी है। आप इस बात को समझिए, यानी कि अगर ये स्टार्ट है तो एक्सीलरेशन दोनों की बराबर होगी, बीच में पता नहीं क्या है, कोई नहीं जानता, है ना। शुरू में जब ट्रेन दौड़ना शुरू करती है, शुरू में जब ट्रेन दौड़ना शुरू करती है तो उसकी एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होती है। चलना शुरू, स्टार्ट हुई है, मान लो रुड़की स्टेशन पर एक ट्रेन खड़ी है, स्टार्ट हुई है, उस समय उसका एक्सीलरेशन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। वेलोसिटी कम होती है, 0 ही होती है, 0 ही होती है। एक्सीलरेशन होता है इसीलिए ट्रेन चलती है जी। अगर एक्सीलरेशन ना हो ना तो खड़ी रहेगी ज़िंदगी भर वहीं पर। तो सोचो, एक्सीलरेशन इज नॉट द मेजरमेंट ऑफ मोशन, मेजरमेंट ऑफ मोशन क्या है, वेलोसिटी है। इसलिए हम रस्सी टूटेगी नहीं टूटेगी इसका फैसला किससे करें, वेलोसिटी से करेंगे। हालांकि ये बात एकदम ठीक है कि ये दोनों इक्वल होंगे। यहाँ पर भी अगर आप लिखना चाहें तो इसकी एक्सीलरेशन के लिए भी लिख सकते हैं आप, ए इक्वल टू ए बी कॉस एल्फा टू कीप द स्ट्रिंग टॉट। अब देखो ये वाला जो केस है ना, इस पर जरा बातें करो। अलग अलग तरह के केसेज हैं ये, मैंने डायग्राम बना के रख रखे हैं आपके लिए, आप देखिए क्या क्या है। ये यहाँ पर एक छत है, छत से एक पुली लटकी है, ये बेटा M1 है, ये M2 है। अब एक बड़ी ऑब्वियस सी बात है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये x नीचे आ जाए तो भैया ये x नीचे आ गया तो उसको x ऊपर जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो रस्सी है ना, इसकी लेंथ कभी बदलने वाली नहीं है। तो अगर ये x नीचे आया तो उसको x ऊपर जाना पड़ेगा, पक्का पक्का जाना पड़ेगा, राइट। अच्छा जरा यहाँ का हाल देखो, अगर ये फिक्स है, अगर ये भी फिक्स है, अब ये m चल ही नहीं सकता क्योंकि ये रस्सी की लेंथ तो बदलनी नहीं है, इसलिए ये m यहाँ लटका रहेगा। अगर m थोड़ा सा नीचे या ऊपर हो गया तो ऊपर होने में रस्सी स्लैक कर जाएगी, ढीली पड़ जाएगी, नीचे होने में तो फिर टूट जाएगी, चलेगा नहीं कुछ भी, क्योंकि दोनों फिक्स है। जरा इस वाले केस को देखो ध्यान से, ये क्या है, ये एक अलग तरह की चीज़ बनाई है मैंने। ये पता है क्या चीज़ है, देखो ये यहाँ पर एक गाइड वेज है जिसमें एक कॉलर जो है रखी हुई है, ये कॉलर ऊपर नीचे जा सकती है, यानी कि अब ये पुली मूवेबल हो गई। ध्यान दीजिए, इसमें पुली फिक्स थी, यहाँ भी पुली फिक्स थी, अब यहाँ मैंने इस पुली को क्या कर दिया, मूवेबल पुली बना दिया, ये चल सकती है, पुली भी चल सकती है। अब आप ध्यान दो क्या होने वाला है। अब अगर ये ब्लॉक आपका, अगर ये ब्लॉक आपका x ऊपर जाता है मान लो, तो सवाल ये उठता है ये x ऊपर जाएगा कैसे। अब x ऊपर जाने के दो तरीके हैं, ये रस्सी ढीली पड़ जाए, अगर ये रस्सी ढीली पड़ गई तो फिर तो समस्या हो गई ना, क्या कर रहे हो फिर आप। तो पता है ये x ऊपर कैसे जाएगा, ये x ऊपर तब जाएगा जब ये कॉलर जो है ना ये ऊपर जाए। अब आप थोड़ा सोचिए कि वो कॉलर कितना ऊपर जाएगी कि ये x ऊपर जाए, बताऊं, वो x/2 ऊपर जाएगी। x/2 ऊपर जाने से क्या होगा कि ये जो पुली है ये x/2 ऊपर जाएगी, ये x/2 ऊपर जाएगी, तो ये जो रस्सी है ना इधर से x/2 बढ़ जाएगी और ये रस्सी इधर से भी x/2 बढ़ जाएगी, कुल मिलाकर के ये x ऊपर जाएगा। अब आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि साहब बड़ा मुश्किल काम है, आपने ये x/2 कहा, ये x/2 कहा, इसको x कह दिया। तो ये बड़ी सिंपल सी सोचने की बात है। सोचना क्या है कि आपकी इस रस्सी की लंबाई कभी नहीं बदलेगी, रस्सी जितनी है उतनी ही रहेगी, रस्सी कभी बदलनी है ही नहीं। मान लो इधर रस्सी 40 सेंटीमीटर है, मान लो फॉर एग्जांपल
इधर 40 सेंटीमीटर है और इधर 60 सेंटीमीटर है। सोचने की बात है जी। अब बात केवल सोचना समझने की है और कुछ नहीं है। अगर इधर से ये रस्सी 5 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाए, ये पुली 5 सेंटीमीटर ऊपर चली जाए, मान लो 5 सेंटीमीटर ऊपर चली गई, तो भैया 5 सेंटीमीटर ऊपर चली गई तो इसका मतलब ये वाली जो लंबाई है ना, अब इधर से 5 सेंटीमीटर ऊपर चली गई तो ये 45 सेंटीमीटर रह गई, राइट, 45 सेंटीमीटर रह गई। इधर से ये 45 सेंटीमीटर हो गई। अब वो 45 हो गई तो वो कितना रह जाएगा, वहां से 55 रह जाएगा। अब सोचिए कि इधर से 45, इधर से 55, पहले इधर से कितना था 40 और इधर से कितना था 60, अब इधर से 45 हो गया, इधर से 55 रह गया। तो नेचुरल है कि 5 इधर से ऊपर बढ़ गया, 5 इधर से ऊपर बढ़ गया, तो इधर से 10 ऊपर बढ़ेगा। यानी कि अगर इधर 5 सेंटीमीटर का चेंज आया है तो नीचे 10 सेंटीमीटर का चेंज आएगा। ठीक है, आपको एकदम बात समझ में आ रही होगी कि हाँ सही बात है, ये रस्सी के साथ में ऐसा ही होने वाला है। यहाँ पर देखिए ऐसा, ये एक सीन है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है, ये दीवार है, स्ट्रॉन्ग दीवार है, जमीन है यहाँ पर। अब आप जरा देखो, अगर ये इधर x जावे पुली, तो मैं कहूँगा ये ब्लॉक 2x चला जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये कैसे, ये एक ही कंसेप्ट है क्योंकि रस्सी की लंबाई बदलने वाली नहीं है। अगर ये पुली यहाँ से x खिसकी तो बेटा पता है पुली x कैसे खिसकी, पुली x ऐसे खिसकी कि ये वाली रस्सी है ना, ये वाली रस्सी, ये x बढ़ जाएगी, ये x बढ़ जाएगी। जब ये x बढ़ जाएगी तो अब बात क्या होगा कि इधर भी तो ये x बढ़ेगी ना, तो ये पुली दोनों तरफ से ये x होगा, तो यहाँ पर ये 2x आना चाहिए। इसको आप चेक करो एक बार। जैसे मान लो इसको हम डिस्टेंस ले लेते हैं यहाँ से x, या चलो इधर से हम डिस्टेंस ले लेते हैं मान लो 60 सेंटीमीटर, इधर से हम डिस्टेंस ले लेते हैं 40 सेंटीमीटर, राइट। अब हम ऐसा करते हैं 10-10 सेंटीमीटर खिसकाते हैं, 10-10 सेंटीमीटर खिसकाते हैं। अब इधर से ये 40 सेंटीमीटर डिस्टेंस ले ली तो इधर से ये कितना बच गया बताओ। अगर मैं इसकी लेंथ को नेग्लिजिबल मानूं तो इधर से ये 20 सेंटीमीटर बच गया, करेक्ट। अब मैं इधर से इसको 10 सेंटीमीटर ले लेता हूँ, तो 10 सेंटीमीटर खिसक गया, यानी इधर से ये 70 सेंटीमीटर बच गया, 70 सेंटीमीटर हो गया ना। मैंने 10 सेंटीमीटर खिसकाया है, 70 सेंटीमीटर हो गया। टोटल रस्सी कितनी थी, 100 थी, तो 70 में से अब इधर से ये 30 बच जाएगी, इधर से ये 30 बच जाएगी। तो इधर से डिस्टेंस कितनी हो गई, जो पहले 20 थी अब 40 हो जाएगी, क्योंकि 30 वो है 40 हो जाएगी। इसका मतलब ये 2x चलेगा, डबल चलेगा। सोचिए, अपने आप सोचिए प्लान करके कि अगर ये इधर से था, उधर से ये अगर 1 सेंटीमीटर खिसका तो इधर से ये कितना खिसकेगा, तो ये डबल खिसकेगा। थोड़ा सा सोचने की बात है, कॉम्प्लेक्स सीन है, बड़ा मतलब अच्छा नहीं लगता सोचने में। अभी देखो और भी मुश्किल वाली चीज़ें हैं, लेकिन अब अगर मैं इन पर सेकेंड वाला लॉ लगा दूँ, ध्यान दीजिए इन सब के ऊपर सेकंड लॉ जो है ना अपना, वो लगा दूंगा तो आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। नो नीड ऑफ थिंकिंग एनीथिंग, कुछ नहीं सोचना, आपका आंसर डायरेक्ट आएगा, है ना। चलिए आगे देखो ये वाला केस। अब इसके अंदर कैसे होगा, इसके अंदर मान लो ये अगर 10 सेंटीमीटर नीचे आता है x, तो सवाल ये उठता है अगर ये x 10 नीचे आया तो ये कितना नीचे आएगा। मैं बताता हूं, अगर ये x आया इधर की तरफ तो ये x/2 नीचे आएगा। अब ये x/2 कैसे आएगा, ये x/2 ऐसे आएगा कि इधर से अगर ये 10 सेंटीमीटर नीचे आया तो सोचिए 10 सेंटीमीटर ये चीज़ इधर आएगी, तो 10 सेंटीमीटर में से 5 सेंटीमीटर इधर रहेगा, 5 सेंटीमीटर उधर जाएगा। इसका मतलब आधा जाएगा, ये आधा नीचे आएगा, तो ये हमेशा x आया। अब ये तो आपका बड़ा सिंपल सा सिस्टम था, है ना। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है कि ये पुली फिक्स है लेकिन ये पुली मूवेबल है, ये पुली मूवेबल। अब पता है क्या होगा, हो सकता है कि ये जो ब्लॉक है ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, हो सकता है अब ये पुली ऊपर चली जाए, हो सकता है ये नीचे आ जाए, हो सकता है ये ऊपर चला जाए। अब इन में रिलेशनशिप कैसे बनाओगे, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। आप लेंथ लेकर के कर तो सकते हो, करने को तो आप सब कुछ कर दोगे, वो कोई इशू नहीं है। आप है ना इसकी यहाँ से लेंथ ले लीजिए x1 ले लीजिए, देखो x1 राइट, और इसको यहाँ से आप x2 ले लीजिए, या x
पुली ले लीजिए, इसको x पुली ले लीजिए, और इसको आप x2 ले लीजिए, इसकी डिस्टेंस को x2 ले लीजिए, इसकी डिस्टेंस को आप x3 ले लीजिए। सबको डिस्टेंस, अब रस्सियों की डिस्टेंस नाप लो, सारी रस्सियों की डिस्टेंस नाप लो। तो देखो इसकी डिस्टेंस x1, आप कहेंगे x1 प्लस वो xp डिस्टेंस, ये तो मतलब इस वाली रस्सी की आई, इस वाली रस्सी की आई। अब सवाल उठता है दूसरी रस्सी कितनी लंबाई की है, वो आएगी, ये आपकी L1 आई, L इस एक रस्सी की लंबाई आई, यह कभी बदलेगी नहीं, ये कभी बदलेगी नहीं। तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करके और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, डिफ्रेंशिएशन करके। एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे दोनों की वेलोसिटी आएगी, एक बार डिफ्रेंशिएशन फिर और करोगे तो दोनों की एक्सेलरेशन आएगी। L1 का डिफरेंशियल 0 आएगा क्योंकि ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसी तरीके से जो दूसरी वाली रस्सी है, अगर मैं इसकी लंबाई को चेक करूं तो ये आएगा x2 माइनस ध्यान दो xp प्लस x3 माइनस xp बराबर L2 आएगा। अब आप इसको भी जो है ना डिफरेंशिएट करके और वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में रिलेशनशिप निकाल सकते हैं। यहां क्या है, ये और कॉम्प्लेक्स है, इधर ये x1 जाएगा, इधर इसको x2 कह दो, इधर इसको x3 कह दो। अब क्या है, आप इस रस्सी की पूरी लंबाई लिखो कंप्लीट, और फिर आप उसको डिफरेंशिएशन करो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में। लेंथ का तो डिफरेंशिएशन 0 आएगा, x1 का डिफरेंशिएशन v1 आएगा, x2 का डिफरेंशिएशन v2 आएगा, x3 का डिफरेंशिएशन v3 आएगा। इसी तरीके से फर्दर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा। आप कर सकते हैं, यानी ये मेथड है, कर सकते हैं। ये मेथड फर्स्ट है, ये मेथड 1 है। अब ये जो मेथड 1 है ना, ये सच में बड़ा कॉम्प्लेक्स है। क्यों? एक एक रस्सी के टुकड़े की लंबाई नापना एक्चुअल में क्या है, बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम है। देखो आपके फॉर्मूला चार्ट में ढेर सारे कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स दे रखे हैं। अब आपको हर रस्सी की लंबाई नापनी है, और रस्सी की लंबाई नाप करके फिर कितनी कितनी चेंज हो रही है, और उस हिसाब से आपको पता लगाना है कि कौन कितना ऊपर, कौन कितना नीचे, कौन कितना लेफ्ट, कौन कितना राइट जा रहा है। तो आप देखो कितना मुश्किल काम हो गया है ना। तो अब ये जो पहला वाला रूल है ना, इसको मैं बहुत रेयरली यूज लेता हूँ। जब तक एकदम सीधा सीधा नजर ना आ जाए तब तक इसका यूज नहीं करता हूँ मैं, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा, और गलत होने के चांसेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे गलत होने के चांसेस हैं कि कुछ भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इसमें आपको ढूंढना पड़ता है ना, हर कॉम्प्लेक्स सिस्टम में भी आपको रस्सी की लंबाई ढूंढनी पड़ेगी कि कौन कौन सी रस्सी कितनी कितनी लंबी है, और फिर वो उसकी लंबाई चेंज कैसे हो रही है। अब जैसे यहाँ से ये कितना नीचे जाएगा, यहाँ से कितना आएगा, कितना नीचे जाएगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये सब आपको करना पड़ेगा। इसके लिए एक सिस्टम बड़ा सिंपल सा है, आप सबकी लंबाइयाँ रख लो, फिर उसको डिफरेंशिएशन कर दो टाइम के रेस्पेक्ट में, आपकी वेलोसिटी आ जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन आ जाएगी, आपकी वो चीज़ें आ जाएंगी, है ना। चलिए, ये तो एक अलग बात हुई। हम बात करते हैं सेकंड वाले रूल की। सेकंड वाला जो रूल है वो मस्त है, उससे आपका जो क्वेश्चन है बड़ा ही शॉर्ट, आराम से सॉल्व हो जाता है ना। तो सेकंड वाला रूल ही हम अप्लाई करेंगे हमेशा, मतलब मैं किसी भी क्वेश्चन को इस फर्स्ट वाले रूल से सॉल्व नहीं करूँगा, है ना। तो आप यहाँ ध्यान दीजिए कि हर क्वेश्चन मैं सेकंड वाले रूल से सॉल्व करूँगा। सेकंड वाला रूल क्या है मेरा? सेकंड वाला रूल है सिग्मा टी वेक्टर डॉट एस वेक्टर इट इज इक्वल टू 0, सिग्मा टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इट इज इक्वल टू 0, सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इट इज इक्वल टू 0। बस इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगा मैं, इसके अलावा किसी क्वेश्चन को काम में लूँगा ही नहीं। तो देखिए, मैं जो है ना इसके सारे एग्जाम्पल्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, आप फॉर्मूला चार्ट ओपन करिए। मैं सारे क्वेश्चंस को जो है ना आपको समझा रहा हूँ कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। फॉर्मूला चार्ट, फॉर्मूला चार्ट का आप क्वेश्चन नंबर जो है ना 29 देखो, लुक एट क्वेश्चन नंबर 29 जो सवाल है, इसको अगर मैं देखता हूँ तो ये सीन नज़र आ रहा है। आप लोग थोड़ा सा चेक करेंगे ध्यान से। यहाँ पर एक पुली है और यहाँ पर एक पुली है। खास बात यह है कि ये वाली पुली फिक्स है, लेकिन ये वाली पुली मूवेबल है ना। इस पुली का मूवमेंट हो सकता है, ये M2 है,
और ये M1 है, राइट। सबसे पहली बात यह है कि सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन नहीं बदलेगा, सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन नहीं बदलेगा, यानी इसका टेंशन T ही रहेगा सब जगह, सब जगह टेंशन T, सब जगह टेंशन T। अब कौन नीचे कौन ऊपर, ये भी एक बात है। मान लो कि कुछ ऐसा हो रहा है कि M2 इज कमिंग डाउन एंड M1 इज गोइंग अप। हम नहीं जानते कौन मतलब दे रखा है, लेकिन मान लो ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि एक नीचे जाएगा एक ऊपर आएगा, पक्का होगा ऐसा तो, ठीक है। अब मैं ऐसा कर रहा हूँ कि इस के टेंशन ले रहा हूँ, इसके टेंशन ले रहा हूँ, और मेरा कंसेप्ट क्या है, मेरा कंसेप्ट है समेशन ऑफ टी वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू 0, राइट। तो मैं देखिए ऐसा कर रहा हूँ कि मान लो इसका जो है ना वेलोसिटी v2 है, क्योंकि मैं v के लिए भी लगा सकता हूँ, s के लिए भी लगा सकता हूँ, a के लिए भी लगा सकता हूँ, हमारे पास तो तीनों फॉर्मूले हैं ना। तो ज़्यादातर इसका यूज बहुत कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर हम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पर ही विचार करते हैं। तो मान लीजिए कि हमने इसका, चलो एक्सेलरेशन ही ले लो, मान लो इसका एक्सेलरेशन a2 है और मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन a1 है, करेक्ट। अब मैं देखो इनमें रिलेशन बनाता हूँ कि क्या रिलेशनशिप है। तो ये जो m2 है एक्चुअल में ये t है, ये t है, तो यहाँ पर 2t फोर्स लगेगा और यहाँ पर t रहेगा। तो मैं अब इसको लिख रहा हूँ सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। हमारा रूल क्या है, सिग्मा टी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। बिल्कुल ईमानदारी से मैं लिख रहा हूँ। अब इसको देखना क्या लिखूँगा, यहाँ पर इस पर 2t फोर्स लग रहा है, t और t, तो यहाँ पर 2t हो गया, यहाँ पर 2t हो गया। तो मैं लिखूँगा 2t और ये क्या है a2। अब 2t ये इस ब्लॉक पर 2t ऊपर की तरफ है और a2 नीचे की तरफ है, तो इसको लिखूंगा मैं cos 180 डिग्री प्लस ta1 cos 0 डिग्री, इट इज इक्वल टू 0। अब आप इसका मतलब समझिए, इसका मतलब यह है कि 2t a2 माइनस 1 प्लस ta1 इट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि a1 बराबर आ जाएगा 2a2। ये आपका रिजल्ट आ गया, ये आपका रिजल्ट आ गया, यानी ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। ये चीज़ नीचे आ रही है, तो आप अब इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। देखो क्या, आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं m2g माइनस 2t बराबर m2a2। ध्यान दो, m2g धरती माता के कारण माइनस 2t बराबर m2a2, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया, राइट। m1g, तो m1g माइनस t, अब देखो इसमें t ऊपर जा रहा है तो आप लिखिए t माइनस m1g बराबर m1a1। आपके पास में ये 3 इक्वेशंस आ गई हैं, 1 2 3। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप क्या क्या निकाल सकते हैं, a1 निकाल सकते हैं, a2 निकाल सकते हैं और t निकाल सकते हैं। 3 अननोन क्वांटिटीज़ हैं, 3 आपके पास में इक्वेशंस हैं, तो 3 वेरिएबल क्वांटिटीज़ हैं, 3 इक्वेशंस हैं, या आप तीनों को पता कर सकते हो, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन जरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 जो है ना, इसको आप चेक करिए। तो ये क्या है, ये मैं सवाल एक बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन आज ये सवाल अपने पास में दोबारा आया है। ये सवाल एक बार पहले पूछा गया था शायद HC वर्मा की बुक में से, मेरे को ऐसा याद आ रहा है, राइट। तो वो थोड़ा सा अर्ली सवाल पूछ लिया था, मैंने उस समय कहा भी होगा आप लोगों से, ओके। यहाँ पर ये है और यहाँ पर ये है, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है M, या पता नहीं कौन सा ब्लॉक है, M ही है ना, M ही है। यहाँ पर ये इसकी स्पीड दे रखी है u और इसकी भी स्पीड दे रखी है u, ये गिवन है, हमें इसकी स्पीड चाहिए, राइट। तो अब देखो मैं बात बता रहा हूँ, जब ये u है नीचे की तरफ आ रहा है, मैं यहाँ टेंशन t लिख देता हूँ, यहाँ टेंशन t लिख देता हूँ, यहाँ टेंशन t लिख देता हूँ और यहाँ टेंशन t लिख देता हूँ, यहाँ टेंशन t लिख देता हूँ, यहाँ टेंशन t लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि इक्वलिटी है, सिमेट्री है, सिमेट्री है तो टेंशन अलग अलग नहीं होगा, राइट। यहाँ इन्होंने एंगल दिया है थीटा थीटा दोनों तरफ,
थीटा थीटा, राइट। बेटे जब ये u है तो इसका मतलब इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी वेलोसिटी, राइट। तो ये वेलोसिटी ऊपर की तरफ जाएगी। अब देखिए हमारे पास में जो है ना कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट है सिग्मा t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0, ये कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट का मैं उपयोग करूंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं इस टेंशन के बारे में बात कर रहा हूं, तो इस टेंशन के बारे में बात करूंगा तो t इंटू यू कॉस 180 डिग्री, u नीचे की तरफ है, t ऊपर की तरफ है, इन दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, राइट। प्लस दूसरा वाला t, ये वाला t, इसमें भी ऐसा ही हो रहा है, t u cos 180 डिग्री। आगे देखिए प्लस, अब ये t है आपका, ये t है और ये v है, ऊपर जाएगा ना ये v, तो मैं लिखूंगा t v cos थीटा प्लस t v cos थीटा, दो बार है, इसको हम 0 कहेंगे, बस हमारा आंसर आ गया। ध्यान दीजिए ये वाला t और ये वाला t दोनों के लिए आप cos थीटा की वैल्यू लगाएंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, है ना। तो ये -2tu, -2tu आप चेक करेंगे प्लस 2t v cos थीटा बराबर 0 आएगा। आपके पास में v बराबर आ जाएगा u अपॉन cos थीटा, जो कि उस समय भी आया होगा आपके पास। तो ये टेक्निक बड़ी आसान है, इसमें आपके सारे सवाल सॉल्व होंगे और कोई भी सवाल कभी गड़बड़ नहीं होगा। इसकी खास बात ये है, जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप, लुक एट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए आप, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपके पास में है ऐसा, जो बना रखा है डायग्राम, मैं बना रहा हूं यहां पे डायग्राम। यहां एक पुली है, ये ब्लॉक 2 है बेटा, राइट। ये ब्लॉक 1 है यहां पर, है ना। 1 की इन्होंने यहां वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड, ओके। चलिए ये एंगल इन्होंने 60 डिग्री दे रखा है, करेक्ट। अब आप देखो अगर मैं इसकी वेलोसिटी v मान लेता हूं कि ये वेलोसिटी v है, यहां पर टेंशन मान लेते हैं t, यहां पर टेंशन मान लेते हैं t, करेक्ट। अब आप देखो हम सबसे पहले हमारा कंसेप्ट सेम है हमेशा, कंसेप्ट क्या है, t वेक्टर डॉट v वेक्टर इक्वल टू 0। सबसे पहले इस टेंशन को चेक करो, इस टेंशन का t और ये v है नीचे की तरफ cos 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि टेंशन एंड वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहां पर बात करते हैं तो यहां पर जो है टेंशन t है, वेलोसिटी 10 है और cos 60 डिग्री है बेटा, ये आपका 0 होना चाहिए टोटल। तो जरा आप देखो ये आ जाएगा -tv, ये आ जाएगा प्लस t इंटू 5, cos 60 डिग्री हाफ होता है आजकल 0, तो आपका v बराबर आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। v बराबर आपका 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, राइट। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 32 की बात कर रहे हैं हम, ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है। लुक एट क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन, ये फॉर्मूला चार्ट में से है, सारे क्वेश्चन फॉर्मूला चार्ट में से हैं और ये क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे हैं। अब अगर आप इन सवालों को फर्स्ट लॉ से करेंगे ना, पहले वाले रूल से, तो भैया बात यह है आपके पूरा दिमाग हिल जाने वाला है। फिर ये आपका ये आ गया, राइट। चलिए जी, ये आपका ब्लॉक 2, ये आपका ब्लॉक 3, ये 1 2 3 ऐसा है, 1 2 3 ऐसा है, राइट। चलिए जी, यहाँ पुली है, यहाँ पुली है। अब देखो एक बात सुनो, ये जो पुली है ना, ये दोनों फिक्स पुली हैं, ये दोनों फिक्स पुली है, इनको ये दोनों पुली मूवेबल है।
और ये तीसरा वाला भी मूवेबल है। अगर मान लो इसकी वेलोसिटी v1 हो, अगर v1 हो, इसकी वेलोसिटी v1 दे रखी है, इसकी वेलोसिटी v2 दे रखी है और इसकी वेलोसिटी v3 दे रखी है। आप देखिए डायग्राम देखिए, v1 v2 v3 गिवन है, ऐसा हो नहीं सकता कभी। लेकिन अब सवाल वाले ने ये दे दिया तो आपको ऐसा ही लेना है ना। भले ही सवाल वाले ने गलत दिया, आपको देना आंसर उसी टर्म में है, ठीक है, कि v1 भी नीचे, v2 भी नीचे, v3 भी नीचे, ठीक। चलिए अब देखो, आप यहां पर आप टेंशन T मानिए, यहां पर टेंशन T मानिए, क्योंकि रस्सी सेम है, सिंगल स्ट्रिंग में अलग अलग टेंशन नहीं आ सकता, एक ही रस्सी में दो अलग अलग टेंशन नहीं हो सकते। आइडियल रस्सी है, कैसी रस्सी है, आइडियल। अगर ये नॉन आइडियल होती ना, रियल रस्सी होती, तो अलग अलग टेंशन आती। लेकिन ये सब आइडियल रस्सी के ही आपके सवाल आएंगे। आपके जो सिलेबस है उसमें सारी आइडियल स्ट्रिंग के ही क्वेश्चन है, नॉन आइडियल के क्वेश्चन नहीं है। तो ये टी हो गए, राइट। अब देखो हमारा रूल क्या है, हमारा रूल बड़ा सिंपल है। हमारा रूल है सिग्मा टी वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलिए जी जरा देखते हैं हम। सबसे पहले इस टेंशन को देख लो, यहाँ पर 2T होगा बेटा, यहाँ पर 2T होगा, है ना, हाँ यहाँ पर 2T होगा। अब देखो हम इस ब्लॉक को चेक करते हैं। सबसे पहले इस ब्लॉक के ऊपर T इधर है, V3 इधर है, तो मैं कहूँगा T V3 cos 180 डिग्री प्लस इस ब्लॉक को देखो, ये 2T है और ये V2 है ना, तो 2T एंड V2 cos 180 डिग्री, फिर प्लस 2T एंड V1 cos 180 डिग्री, टोटल बराबर 0, टोटल बराबर 0। चेक करिए अब जरा, cos 180 डिग्री cos 180 डिग्री सारे चले जाएंगे, टी सारे चले जाएंगे, मेरे पास में आ जाएगा ट्वाइस V1 प्लस ट्वाइस V2 प्लस V3 बराबर 0। ये आपका आंसर आएगा। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू T, तो क्या आएगा, 2A1 प्लस 2A2 प्लस A3 बराबर 0 भी आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा, राइट। अब अगर मैं इनकी इक्वेशंस भी लिखना चाहूँ, वैसे सवाल में पूछा नहीं है लेकिन मान लो लिखना चाहते हैं, M3G ये M2G आएगा, है ना, और वो M1G आएगा। अब आप इन तीनों की इक्वेशन भी लिख सकते हैं। कैसे, ये तो आपकी इक्वेशन आई गई, वन इक्वेशन। अब तीनों की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं आप, क्योंकि तीनों को नीचे की तरफ लाया गया है, ऐसा बोल रहा है सवाल वाला, तो आप ऐसा करो, तीनों को नीचे की तरफ ही लेके आओ। M3G माइनस T बराबर M3A3, इसी तरीके से M2G माइनस 2T बराबर M2A2, इसी तरीके से M1G माइनस 2T बराबर M1A1। अब देखो कितना आसान हो रहा है ना। अब आपके पास 4 इक्वेशन आ गई। चारों इक्वेशन को आप A1 A2 A3 सॉल्व करिए, T सॉल्व करिए, आपके आंसर निकल करके आ जाएंगे चारों, राइट। वैसे सवाल में पूछा नहीं है, सवाल में ये वाली चीज़ पूछी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 देखो। अब 33 थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। अब अगर इस सवाल को आप पहले वाले रूल से करने लग गए ना, तो समझ लो बैंड बज जाने वाला है। इसको कभी नहीं करना चाहिए, ऐसे सवाल तो करने ही नहीं चाहिए जी। इसीलिए तो मैं आपको रूल नंबर 2 पढ़ा रहा हूँ। 33 देखिए, 33 क्या है। 33 है आपका, मैं डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज डायग्राम इज हैविंग 5 पुलीज एंड ऑल 5 आर मूवेबल, है ना। हाँ, सारी की सारी मूवेबल है, कोई कांस्टेंट नहीं, एक है, एक फिक्स है ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली एक पुली फिक्स है ना। हाँ, तो देखिए मैं डायग्राम बना रहा हूँ, आप ज़रा डायग्राम को चेक करना। आई मे डू सम मिस्टेक्स। उड़ी बाबा रे, है ना। फिर यहाँ पे एक पुली है,
ध्यान दो भैया, ध्यान दो। ये यहाँ पे एक फिक्स किया गया है यहाँ पे, और ये रस्सी है, और फिर यहाँ पर एक पुली लगाई गई है, और फिर यहाँ एक रस्सी है, फिर यहाँ पे फिक्स किया गया है, और फिर यहाँ पर कुछ है ना, ऐसा कुछ गेम है। अब एक बार ज़रा इनको अच्छी तरह से देख लो, ये दो ब्लॉक ही हैं केवल यहाँ पे, एक M1 है और एक M2 है, ठीक है जी। M1 और M2 है बिल्कुल। अब आप देखिए यहाँ क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं M2 नीचे आ रहा है, इन्होंने बोला है, सवाल में बोल दिया M2 नीचे आ रहा है, तो ये इसका मतलब A2 है, इसकी एक्सेलरेशन है ना, हाँ इसकी एक्सेलरेशन A2 है, इसकी एक्सेलरेशन A1 है, ऐसा बोल रखा है। अब आप देखो सिस्टम क्या है, सिस्टम में ये पुली फिक्स है, ये कभी हिलेगी नहीं यहाँ से, लेकिन ये वाली जो पुली है ना, ये मूवेबल है, ये भी पुली मूवेबल है, हिल सकती है, ये भी पुली सब हिल सकती हैं। रस्सियाँ जो हैं कितनी हैं यहाँ पे, एक रस्सी ये है, एक रस्सी ये है, और एक रस्सी ये है, और एक रस्सी ये है। उड़ी बाबा, 4 रस्सियाँ हैं, 4 रस्सियाँ। अब सोचो, अगर आप उस पहले वाले टेक्निक से करोगे ना, तो आपको पता है क्या करना पड़ेगा, चारों रस्सियों की लंबाई नापनी पड़ेगी, चारों रस्सियों की लंबाई नाप करके फिर उनको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा 4 इक्वेशंस को, तब जा करके आपके पास कोई रिलेशनशिप आएगी। अभी हम देखना फटाक से कर देंगे, कैसे तेज़ी स्पीड से करते हैं। आप ऐसा करो, यहाँ पर टेंशन T मान लो, T, तो यहाँ पर T आएगा बेटा, यहाँ पर T आएगा, करेक्ट। अच्छा अब देखिए, ये यहाँ पे पुली आ गई ना, यहाँ पे 2T आ जाएगा टेंशन, 2T, और यहाँ पे 2T आ जाएगा टेंशन, फिर यहाँ पे 4T टेंशन हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि आइडियल है पुलीज, यहाँ पर ये 4T होगा, यहाँ पर भी 4T होगा, इस जगह पे 4T आएगा टेंशन, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है 4T। यहाँ पर भी टेंशन 4T आएगा, 4T, यहाँ पर टेंशन 8 हो जाएगा, अब 8 हो जाएगा, 8T, 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 यहाँ पर टेंशन 16T आएगा, ठीक। बस अब हमारा रूल क्या है, हमारा रूल बड़ा सिंपल है, सिग्मा T वेक्टर डॉट A वेक्टर इट इज इक्वल टू 0, हमारा रूल है ये। कितने ब्लॉक हैं सिस्टम में, 2 ब्लॉक हैं, बस 2 की बात करनी है, तो हम 2 की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस ब्लॉक की बात करते हैं, तो इस ब्लॉक के लिए T ऊपर की तरफ है, A1 भी ऊपर की तरफ है, तो T A1 cos 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट प्रोडक्ट है तो आप cos थीटा तो लिखेंगे, राइट, प्लस ये आपका 16T है, 16T A2 एंड cos 180 डिग्री इट इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखो आप, तो आपका A1 बराबर आ गया है 16A2, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई, A1 बराबर 16A2 आ गया पक्का। चलिए अब देखो इसमें क्या फ़ायदा हुआ आपको, स्ट्रिंग की लंबाई कुछ देखनी नहीं पड़ी, कौन सी रस्सी छोटी हो रही है, कौन सी रस्सी बड़ी हो रही है, नहीं तो पता है आपको, अगर उस पहली वाली मेथड से जाते तो आपको ये सोचना पड़ता कि भैया ये ऊपर जा रहा है तो इधर से ये रस्सी इधर से ऊपर जा रही है, तो इधर वाली रस्सी इधर होगी, इधर वाली ये इधर होगी, ये पुली ऊपर जाएगी, ये पुली पता नहीं कितनी ऊपर जाएगी, वो पुली तो फिक्स है, लेकिन ये पुली नीचे भी आ सकती है, ये पुली ऊपर भी जा सकती है, पुली नीचे भी आ सकती है। अब ऊपर आ सकती है, नीचे आ सकती है, ये पुली ऊपर जा सकती है, कितना जा सकती है, वो पुली कितना जा सकती है, वो पुली कितना आ सकती है, इस पुली का कितना ऊपर नीचे क्या होने वाला है, जब ये ऊपर होगी नीचे होगी तो इस रस्सी की लंबाई बढ़ने वाली है या घटने वाली है, इस रस्सी की लंबाई बढ़ने वाली है घटने वाली है, या इस रस्सी की लंबाई बढ़ने वाली है घटने वाली है। कर तो लोगे आप, कर तो लोगे, लेकिन फिर बात वही है ना कि अगर मान लो कोई जो है हमें कहीं जाना है, तो हम एक बात बताओ, एक रास्ता जो है ना 5 किलोमीटर का है, एक रास्ता 500 किलोमीटर का है, तो आप 5 किलोमीटर वाले रास्ते से जाओगे या 500 किलोमीटर वाले से जाओगे, तो 500 किलोमीटर वाला रास्ता है। ये देखो आपका आ भी गया, ये तो जवाब भी आ गया साहब, ये तो जवाब भी आ गया आपका, है ना। चलिए अब हम इसकी जो है ना वो इक्वेशन लिख सकते हैं, ये M1G है धरती माता के कारण, वो आपका M2G है धरती माता के कारण। अब आप दोनों के बारे में बातें करो आराम से। सबसे पहले ये ऊपर जा रहा है, तो आप इसकी इक्वेशन लिख दीजिए, T - M1G बराबर क्या,
टी माइनस एम वन जी बराबर एम वन ए वन। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर इसके बारे में बात करो आप नीचे, ये एम टू जी, क्योंकि नीचे आ रहा है तो आप नीचे की तरफ लो, नीचे आ रहा है ना, तो नीचे वाला फोर्स ज़्यादा है, ज़्यादा माइनस कम करो तो ये M2A2 आ जाएगा। ये लीजिए जी, आपकी इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तीनों इक्वेशन आपके पास में आ गई। तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, आप A1 A2 निकालिए, टेंशन भी निकालिए, है ना। 33 क्वेश्चन में देखो आप A1 A2 निकालिए, टेंशन निकालिए। अब एक काम करो, 34 35 ये दोनों सवाल आप करने की ट्राई करो, दोनों सवाल आपसे सॉल्व होंगे, है ना। इसके अलावा 36 भी, चलो 36 जो है ना मैं बता देता हूँ। एक बार आप ऐसा करिए, ये जो 34 एंड 35 क्वेश्चन है ना, ये दोनों आप करने की ट्राई करो, और 36 जो है ना ये मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 36 मैं बता दे रहा हूँ। 36 है, यहाँ पे छत है और छत से इन्होंने क्या किया है देखें एक बार, ये यहाँ पे एक पुली लगाई है इन्होंने छत से, जो कि हिलेगी नहीं अपनी जगह से, फिक्स पुली है ये, है ना। हाँ, यहाँ से एक ब्लॉक लगाया है इन्होंने ऐसे इधर, और फिर यहाँ से इन्होंने एक पुली और टांगी है यहाँ पे, है ना। और फिर यहाँ पे ये यहाँ पे एक ब्लॉक लगा दिया इन्होंने, ऐसा कमाल किया है इन्होंने। ये मास M2 है बेटा, यहाँ पर इन्होंने एक चीज़ और लगी, यहाँ पे M1 मास हो गया, करेक्ट। अच्छा, अब देखो इन्होंने ये नहीं कहा कि कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे आ रहा है, तो आप किसी को भी एक को ऊपर नीचे मान लो, जाएगा तो सही ऊपर नीचे, है ना। अब देखो मान लो ये नीचे आ रहा है, तो इसको A2 मान लो, इसको A1 मान लो। अब देखिए आप ऐसा करिए, इसको T मान लीजिए, T T। तो देखो एक रस्सी में तो टेंशन बदलेगा ही नहीं, एक रस्सी में टेंशन हमेशा फिक्स रहेगा, T T। अब ये T है, ये T है ना, तो यहाँ पर 2T होगा बेटा, यहाँ पर 2T आएगा, यहाँ पर 2T आएगा, यहाँ पर 2T आएगा, यहाँ पर 2T आएगा। ये जो छत है ना इस पर 4T लगेगा, छत पर 4T लगेगा, राइट। अब आप देखेंगे कि अपने को रिलेशनशिप चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए, बड़ा सिंपल सा मैं लिखूंगा, सिग्मा टी ए इक्वल टू टी वैक्टर डॉट ए वैक्टर इक्वल टू 0, है ना। तो सिग्मा टी वैक्टर डॉट ए वैक्टर इक्वल टू 0, ये बात कर दी हमने। तो अब हम बात करेंगे इसके लिए प्लस टी A1 cos 0, फिर हम बात करेंगे प्लस 3T। अब देखो यहाँ पे है ना 3T हो गया, 2T एंड T, 3T हो गया, तो मैं इसको लिखूंगा 3T एंड A2 एंड cos 180 डिग्री बराबर 0 डिग्री। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो TT कैंसिल हो जाएगा, आपका A1 बराबर 3A2 आ गया। देखो आंसर आ भी गया, आंसर आ भी गया। यह आपका क्वेश्चन इक्वेशन नंबर 1 है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को उस मेथड से करो तो पहले आप इस रस्सी की लंबाई नापो, फिर आप इस रस्सी की लंबाई नापो, दोनों रस्सियों की लंबाई की इक्वेशन लिखिए x1 x2 x3 के फॉर्म में रखा, फिर आप उसको डिफरेंशिएट करो, तो समझ लो आपका काम हो गया, आपका समय खराब हो गया, फिर एक ही क्वेश्चन करके आओगे एग्जाम में, हैं, तो ऐसे मत किया करो। चलिए अब ये M1G है, तो आप देखो T माइनस M1G, M1 A1 ऊपर जा रहा है ना, तो T माइनस M1G, अपवर्ड फोर्स इज ग्रेटर, डाउनवर्ड फोर्स इज स्मॉलर। ये आपका M1G है और ये आपका M2G है। यहाँ पे M2G नीचे आ रहा है, इसका मतलब आप लिखेंगे M2G माइनस T बराबर M2A2। अब आप ये पास 3 इक्वेशन आ गए, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, A1 A2 निकालिए, टेंशन निकालिए, टेंशन निकालिए। देखो कितना आसान आसान से सवाल हैं। अब ये क्वेश्चन नंबर 37 है ना, इसको आप अपने आप सॉल्व करें। तो ये सवाल एक बार सॉल्व करें, मैं दूंगा सारे, डोंट वरी। इसके अलावा आपकी DPPs में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, तो DPPs के क्वेश्चन भी आपको सारे करने हैं, सारे सवाल होंगे। और कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट सारा का सारा फिक्स है, कुछ भी नहीं है, एक ही रूल से सारे सवाल सॉल्व होंगे। क्या, सिग्मा टी वैक्टर डॉट एस वैक्टर बराबर 0। अगर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है एस वैक्टर की बात कर दीजिए, अगर वेलोसिटी की बात हो रही है वी वैक्टर की बात कर दीजिए। कोई तीर ज़्यादा बड़ा नहीं मारना है ना। हाँ, सिग्मा। अगर आपको एक्सीलरेशन की बात हो रही है
आप एक्सेलरेशन की बात कर दीजिए, कोई ज़्यादा बड़ा तीर नहीं मारना है, करेक्ट, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया। बाकी कल अगले लेक्चर में हम मूविंग ऑन द ये प्रिंसिपल्स ऑफ मूवेबल वेज के बारे में बात करेंगे, राइट। तो वो प्रॉब्लम्स हैं बहुत सारी और रूल्स हैं, वो रूल्स के बारे में भी हम बातें करेंगे। बहुत आसान है, मतलब डिफ़िकल्ट काम नहीं है, ठीक है। नमस्ते। ये जो है ना, एक बार अपना फॉर्मूला चार्ट जो है ना, उसमें से आप ये क्वेश्चन सारे निकाल लीजिए, ठीक है।